हेलो, क्या है बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से स्टडी चल रही होगी और जो भी क्लासेस मिल रही है उसको समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और सारी चीज़ें आप लोगों को सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके दिया जा रहा है, यानी कि एक भी पॉइंट्स हम नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा प्रयास है कि आप लोगों को जितने भी एग्जाम में आने लायक तथ्य हैं वो दिए जाएँ। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज आपका जो साम्राज्य है ये गुप्त साम्राज्य है। इसके पहले आपने देखा था जो सबसे बड़ा पहला साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था, जिसने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था। लगभग 16 महाजनपदों के साम्राज्य को मिलाया। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को भी जो है मौर्य साम्राज्य ने अपने जो है सीमा में अंतर्गत लेकर के आए थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पहले बहुत सारे छोटे छोटे जनपद, छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, जिनको समाप्त करके मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य में जो है पतन की स्थिति आती है या मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगता है, तो जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो फिर से उभरना शुरू कर देती हैं। जैसे आपने देखा था मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो राजा बने थे और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। और उनका क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने आपको बाई मैप ये चीज़ दिखाया भी था कि उनका क्षेत्र विस्तार भारत के एक ही हिस्से में था। दूसरी तरफ विदेशियों का भी उसी समय जो है अधिकार हो गया था। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना होती है और कर्ण वंश के अंतिम शासक जो वसुदेव थे उनकी हत्या करके जो है सातवाहन शासक शिवुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और एक बहुत बड़े जो है दक्षिण में साम्राज्य की स्थापना हुई। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साउथ में सातवाहन ही है। इसके बाद आपने देखा सातवाहन वंश की भी जो है पतन हो जाती है और उसके पतन के बाद जो है वाकाटक वंश जो है आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के निचले क्षेत्रों में इक्ष्वाक वंश, इसके अलावा आप देखेंगे कदम वंश और यदु वंश। ऐसे बहुत सारे वंशों का उद्भव हो जाता है सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद। और दूसरी तरफ जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में विदेशियों का जो है क्षेत्र विस्तार हो जाता है। शकों का, कुषाणों का और हिंद यवनों का, इन सारे लोगों ने काफ़ी बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा था। आपने देखा था जो कुषाण शासक है उसमें जो कनिष्क है इन्होंने काफ़ी क्षेत्र विस्तार किया था और जो कनिष्क का अंत है ये काफ़ी दुखद रहा। ऐसा माना जाता है कि उनके नौकरों ने उनको रजाई में लपेट करके और जो है उनको जो है बड़े हथियारों से पीट पीट करके मार डाला था और उनके मरने के बाद जो कुषाण वंश है ये भी समाप्त हो गया था। कुषाण वंश की समाप्ति के बाद और गुप्त वंश के साम्राज्य के उद्भव के पहले कि जो बीच का अंतराल है यहाँ पे फिर से छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो गया था और उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शासन करना शुरू कर दिया था। यानी कि अब एक बड़ा साम्राज्य समाप्त हुआ था तो छोटी छोटी शक्तियाँ फिर से शासन करना शुरू कर देती हैं। फिर इन्हीं शक्तियों को 1 बाय 1 करके जो गुप्त साम्राज्य है वो हराते हैं और हराने के बाद फिर उन पर जो है साम्राज्य विस्तार करके शासन करना शुरू करते हैं। तो आज हम इसी गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे और ऐसा उल्लेख मिलता है कि गुप्त साम्राज्य के जो पहले राजा थे वो श्रीगुप्त थे और उनके जो पुत्र थे वो घटोत्कच थे। तो संस्थापक एग्जाम में पूछता है तो श्रीगुप्त को लगाया जाता है सही ऑप्शन में, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है जो तो वहाँ पे हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चलिए गुप्त वंश के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य, इसकी स्थापना कैसे होती है। इस साम्राज्य के उद्भव से पहले तथा कुषाण साम्राज्य के पतनोपरांत भारत में किसी बड़ी शक्ति का अस्तित्व नहीं था। यानी कि गुप्तों के उदय के पहले और कुषाणों के पतन के बाद का जो टाइम पीरियड था इसमें कोई बड़ी क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी बहुत सारे क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हो चुका था और वो लोग शासन कर रहे थे छोटे छोटे क्षेत्रों में और उनके ऊपर किसी बड़े साम्राज्य का नियंत्रण नहीं था। आगे है संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जो संघर्षरत थे। उस समय 3 प्रकार की शक्तियां थी, यानी कि जो संपूर्ण भारत है या संपूर्ण जो हमारा देश है ये छोटे छोटे शक्तियों में विभाजित था और वो आपस में संघर्षरत थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। कोई बहुत बड़ी शक्ति या साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 तरह के साम्राज्य उस समय पाए जाते थे। एक तो थे जहाँ पे राजतंत्र पाया जाता था, यानी कि वहाँ राजा शासन करते थे, और कुछ क्षेत्र था जहाँ पे गणतंत्र था, यानी कि वहाँ पे जनता का एक तरीके से कहेंगे योगदान होता था शासन में।
और कुछ क्षेत्रों पर विदेशियों का शासन था। यानी कि 3 तरह के शासन चल रहे थे, विदेशी, इसके अलावा देशी में राजतंत्रात्मक और जो है गणतंत्रात्मक। ये 3 तरह के शासन चल रहे थे उस समय हमारे देश में। उस समय नागवंश का भी शासन था गंगा यमुना घाटी में, और नागवंश ने ही कुषाणों की सत्या का विनाश किया था। यानी कि कुषाणों की सत्या का विनाश करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नागवंश को दिया जाता है। और ये जो नागवंश है काफी इम्पोर्टेंट वंश है, क्योंकि इस वंश से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इन्हीं के वंश की राजकुमारी थी कुबेरनागा, जिनसे विवाह करने के बाद उन्होंने यहाँ से वैवाहिक संबंध या दोस्ती जैसे रिश्ते कायम कर लिए थे, ताकि हमें युद्ध ना करना पड़े। और ये जो तरीका है किसी भी देश को या साम्राज्य को अपनी तरफ करने का, बहुत ही अच्छा तरीका था, और इसको बहुत सारे राजाओं ने फॉलो किया है। अकबर महान जैसे शासकों ने इस नीति को फॉलो किया है कि रिश्तेदारी जो है कर लिया जाए अपने पड़ोसी राज्यों के बीच, और उसके बाद उनको अपने अधीन कर लिया जाए या उनको अपना मित्र बना लिया जाए। तो गुप्त शासकों ने भी इसको आगे बढ़ाया था, या उन्होंने भी इसका प्रयोग किया, यानी कि शादी करके लोगों के साथ जो है मित्रता को व्यवहार करना। तो जो नागवंश है इसी ने कुषाणों का विनाश किया था। इसके अलावा वाकाटक वंश था, इसके संस्थापक जो थे ये बिंदुशक्ति थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, वाकाटक वंश के संस्थापक बिंदुशक्ति हैं, और सातवाहनों के अधीन ये जो थे ये बरार के स्थानीय शासक थे। यानी कि सातवाहनों के सामंत की तरह थे, जो बरार के स्थानीय रूप से शासन करते थे, लेकिन सातवाहनों के पतन के बाद ये अपने आप को शासक के रूप में स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद उनके पुत्र प्रवरसेन प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदुशक्ति संस्थापक है, लेकिन जो उनके पुत्र प्रवरसेन है ये सबसे बड़े शासक है वाकाटक राजवंश के। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार मध्य प्रांत बुंदेलखंड से लेकर के उत्तरी हैदराबाद तक कर दिया था। और पुराणों के अनुसार इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, एक वाजपेय यज्ञ किया था, और अन्य वैदिक यज्ञों को भी संपन्न कराया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत भव्य यज्ञ है। वाजपेय जो है राजा को शक्तिशाली दिखाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा और भी जो वैदिक यज्ञ हैं उन सारे यज्ञ अनुष्ठानों का इन्होंने आयोजन किया था। तो एग्जाम में आया है कि 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक कौन था, तो ये प्रवरसेन थे। इम्पोर्टेंट है, प्रवरसेन प्रथम, ध्यान देंगे, याद रखें कि वाकाटक राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। आगे है इन्हीं जो संपन्न कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो इन्हीं के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, जो वाकाटक साम्राज्य अपने आप में काफी बड़ा साम्राज्य था, और जो प्रवरसेन है प्रथम, इन्हीं के पुत्र हैं रुद्रसेन द्वितीय, और इनके जो रुद्रसेन द्वितीय पुत्र हैं इन्हीं से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का। और प्रभावती गुप्त कौन थी, ये कुबेरनागा की पुत्री थी, यानी कि जो नागवंश था उनकी जो राजकुमारी थी कुबेरनागा, उन्हीं से उत्पन्न हुई थी प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ताकि जो वाकाटक राजवंश है उनके साथ रिश्तेदारी या मित्रता को व्यवहार हो जाए। और इसके पीछे राजनीतिक सहयोग प्रेरणा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग मदद करें शकों को पराजित करने में, जो कि एक विदेशी शासक थे या विदेशी थे जिन्होंने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रखा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय उनको समाप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने वाकाटक राजवंश से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उनसे सहायता प्राप्त की और शकों को समाप्त किया था। उसमें मालवा क्षेत्र में चष्टन वंश था, महाराष्ट्र क्षेत्र में छहरात वंश था, इन सारे शकों को उन्होंने समाप्त किया था। खास करके मालवा में रुद्रसिंह द्वितीय नाम का शक शासक था, उसको उन्होंने समाप्त किया, शकों को वहाँ से उखाड़ फेंका था और मालवा में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे जिस पर बाघ बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है कि शकों को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और किस धातु के सिक्के चलाए थे इस उपलक्ष्य में, तो चांदी के। और उस सिक्के पर किस पशु की आकृति थी, तो शेर की जो है आकृति बनी हुई थी, सॉरी बाघ की आकृति बनी हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको, कितनी सारी बातें थी। तो आगे चल करके ये जो रुद्रसिंह द्वितीय है इनसे विवाह हो जाता है प्रभावती गुप्त का, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि काफी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो प्रभावती गुप्त है इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम आप
से वाकाटक राजवंश का जो पूरा कार्यभार है ये प्रभावती गुप्त के ऊपर आ जाता है। और इनके छोटे से पुत्र थे जो इन कार्यभार को देख नहीं सकते थे, तो राजमाता के रूप में इन्होंने काफ़ी साहसिक तरीके से इस साम्राज्य को संभाला या साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। इसीलिए जो प्रभावती गुप्त हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो प्रभावती गुप्त है ये किस राजवंश में इनका विवाह हुआ था या इनकी माता का नाम क्या है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। उस समय और भी राजवंश थे, जैसे आभीर राजवंश। इसके संस्थापक जो है ये ईश्वर सिंह, एग्जाम में आता है, ये महाराष्ट्र के ऊपर के क्षेत्रों में थे और ये सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहनों की साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की या आभीर राजवंश की स्थापना की और ईश्वर सिंह इसके संस्थापक है। इसके अलावा इक्ष्वाक वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश के निचले क्षेत्रों में अमरावती के क्षेत्रों में इस राजवंश की स्थापना हुई थी और ये भी जो है सातवाहनों के सामंत थे। और सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश के निचले क्षेत्रों में यानी कि अमरावती वाले क्षेत्रों में शासन किया था और अमरावती में आप देखेंगे जो कला का विकास हुआ था, अमरावती कला का विकास ये इन्हीं लोगों के संरक्षण से ही विकास हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान देंगे ये जो इक्ष्वाक वंश है ये नीचे के क्षेत्रों में विकास हुआ था और जो संस्थापक है श्री शांतनु, तो ये आप ध्यान देंगे, ये जो भी संस्थापक है संस्थापक आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है साहित्यिक स्रोत, यानी कि शासन जो गुप्त साम्राज्य इसके बारे में हमारे पास क्या क्या साहित्यिक स्रोत हैं उसके देख लेते हैं। जैसे कि पुराण है और पुराण में कौन कौन सा, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण जो पुराण है ये सारे पुराण हैं जो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि आपको पता है जो पुराण है इनकी रचना बहुत बाद में हुई है, खास करके गुप्तों के ही शासनकाल में हुई है और कुछ पुराणों की रचना हमारे साम्राज्य में भी हुआ था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे जो पुराण भी है, इसके अलावा शूद्रक का मृच्छकटिकम ये भी इम्पोर्टेंट है, शूद्रक की मृच्छकटिकम से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा विशाखदत्त जो है इन्होंने क्या रचित किया है या क्या रचा है, तो देवी चंद्र गुप्त ये भी एक ग्रंथ है जो विशाखदत्त का है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, विशाखदत्त का देवी चंद्र गुप्तम। इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था रामगुप्त नाम था। जो रामगुप्त है इनके ऊपर ऐतिहासिक एक तरीके से कहें कि बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ उस समय की ऐतिहासिक किताब हैं या पुस्तकें हैं जिनसे हमें रामगुप्त के बारे में पता है चलता है। तो जो देवी चंद्र गुप्तम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गुप्त थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक बने थे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली शासक नहीं थे और इनके शासन में शकों का आक्रमण होता है और वहाँ पे उन्होंने जो राजा था उसने उन्हें हरा दिया था और हारने के बाद उनके सामने शर्त रखी थी, उनसे कुछ चीज़ों का डिमांड किया था, जिसमें उस शासक ने इनसे इनकी पत्नी का भी डिमांड किया था कि हमें अपनी पत्नी को भी चाहिए या उनको भी हमें ले जाना है। तो जो रामगुप्त हैं उस विदेशी राजा की जो शर्त है उसे मान जाते हैं, लेकिन जो इनके छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से जो दुल्हनें हैं ऐसे विदा नहीं होती, यानी कि आपको शादी करना पड़ेगा और उसके बाद आप ले जाएंगे। तो यहाँ पे वो एक षड्यंत्र या चाल चलते हैं। जब शादी होती है तो और शादी होने के बाद वो जो डोली थी उसमें खुद ही महिला का ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं विदेशी राजा के यहाँ। और वहाँ पे रात में जब राजा उनसे मिलने के लिए आता है तो वहाँ पे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वो वापस आते हैं और अपने जो भाई हैं रामगुप्त उनकी भी हत्या कर देते हैं और फिर अपनी जो भाभी हैं या भार्या हैं उनसे विवाह कर देते हैं और राजा बन जाते हैं। ऐसा जो है कई किताबों में उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखदत्त का, इसमें रामगुप्त के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें उस समय के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके अलावा वात्स्यायन का कामसूत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी उस समय के बारे में पता चलता है। ये जो ग्रंथ है आप जानते हैं इसमें बहुत वैज्ञानिक तरीके से जो भी साइंटिफिक तरीके से चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक काफ़ी पुरानी है। जो विदेशी हैं वो जो कहते हैं कि भारतीयों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया था या वैज्ञानिक वर्णन देखने को मिलता है।
तो ये कामसूत्र जो है वात्स्यायन का, ये भी गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी जो है जानकारी देता है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत भी हैं जिसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं और स्मारक हैं, यानी कि भौले हैं, यानी कि बहुत सारे अभिलेख हैं जो समय के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, अलग अलग तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे और इन्होंने अलग अलग तरह के सिक्के चलाए, जैसे अश्वेत प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। तो इन्होंने हर तरह के सिक्के चलाए हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और स्मारक, इन्होंने बहुत सारे स्मारकों का निर्माण भी किया है। ये सारे जो है पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। इसमें पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख। इसके अलावा जो है मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आपको पता है कि ये दिल्ली में पड़ता है, मेहरौली स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का। तीसरा है आपका उदयगिरी शिलालेख, ये संतानिक नामक सामंत ने लिखाया था, इससे भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। सांची का शिलालेख, और ये जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री आम्रकरदव ने लिखवाया था और इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके अलावा आप देखेंगे भिलसर अभिलेख, ये कुमारगुप्त प्रथम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पता चलता है। इसके अलावा मंदसौर, ये भी आप देखेंगे कुमारगुप्त के काल का है और इसको जो लिखवाया था वो वत्स भट्टी ने लिखवाया था, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है। सातवां जो है ये कर्म दंडा अभिलेख है और ये भी कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री प्रवण सिंह ने लिखवाया है और कहाँ पे है, ये फैजाबाद जिले में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स में आते हैं। ये अभिलेख किस राजा के से संबंधित है, इसलिए ये अभिलेख और राजा का नाम दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे है जूनागढ़ अभिलेख, ये भी यानी कि जो जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ में भी अभिलेख लिखवाया है, तो वहाँ से भी पता चलता है। और इसके अलावा भीतरी स्तंभ, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, ये दोनों आप देखेंगे स्कंदगुप्त से संबंधित हैं और इन दोनों में गूढ़ आक्रमणों का उल्लेख है। तो एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त से संबंधित कौन से अभिलेख हैं, तो जूनागढ़ और भीतरी, और कौन से अभिलेख से गूढ़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो जूनागढ़ और भीतरी, खास करके भीतरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एरड़ अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। ये भानुगुप्त प्रथम के बारे में वर्णन दिया जाता है, यानी कि जो भानुगुप्त प्रथम थे गुप्त शासक, यानी कि शासनकाल में इनके सेनापति थे और वो जो सेनापति हैं उनका जो है युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाता है या मार दिए जाते हैं और उनके मरने के बाद उनकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले सती होने का साक्ष्य मिलता है, इसीलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि प्रथम बार सती होने का उल्लेख या साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो ये एरड़ अभिलेख से मिलता है, जो कि एमपी में है, इंपॉर्टेंट है। और ये किस राजा के शासनकाल से संबंधित है, तो भानुगुप्त प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसके अलावा कुमारगुप्त का भिलसर अभिलेख, इसके अलावा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष श्रीगुप्त और उत्तराधिकारी घटोत्कच था। यानी कि ये कैसे प्रमाणित होता है कि वास्तविक जो पहला पुरुष या पहला संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, तो ये प्रयाग प्रशस्ति से भी पता चलता है, भिलसर अभिलेख से भी पता चलता है और भीतरी अभिलेख से भी पता चलता है। इन तीनों चीज़ों से पता चलता है कि जो पहले शासक हैं या जो पहले व्यक्ति हैं वो श्रीगुप्त हैं और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो घटोत्कच थे। तो इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम शास्त्रों को देखेंगे। अभी तक तो हमने साक्ष्यों को देखा कि कौन कौन से साक्ष्य हैं जो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जहाँ से हम गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। अब हम इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहले या जो वास्तविक संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम है और इनका जो शासनकाल है ये 319 से 335 ईस्वी है। कभी कभी ये शासनकाल में पूछ लेता है बच्चों, या सीक्वेंस पूछ लेता है कि कौन से राजा के बाद कौन से राजा का शासनकाल आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इन्होंने महाराजा धीराज के बाद धारण की, ये भी एग्जाम में आया है कि गुप्त शासकों में पहला शासक कौन था जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो आप देख सकते हैं ये चंद्रगुप्त
अंतर था। अगर एग्जाम में आ जाए कि किसने लिखा है कि गुप्त और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था, तो ये लिखा है अल-बर्नी ने। और कैसे होगा अंतर, तो आपको पता है जो शक है ये 78 ईस्वी में ये संवत चला था, शक संवत। और इसके अलावा जो आपका गुप्त संवत है ये 319 ईस्वी में चला था। अब इन दोनों के मध्य 241 का अंतर आता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था, तो ये अल-बर्नी ने कहा था। इसके अलावा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह है ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ है। ये भी एग्जाम में आता है कि किसकी किसकी पत्नियों का क्या नाम था। कुमार देवी, वेदनागा, दत्त देवी, ध्रुव देवी, इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इनकी जो पत्नी है ये लिच्छवी राजकुमारी है और इनका नाम है कुमार देवी। इन्हीं से इनका विवाह हुआ था और इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, क्योंकि ये लिच्छवियों के खानदान से थे। इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया कि लिच्छवी दौहित्र के उपनाम से किसे पुकारा गया है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र हैं समुद्रगुप्त, इन्हीं को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है समुद्रगुप्त, दूसरे जो राजा है ये है समुद्रगुप्त और इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। एग्जाम में ये उपाधि भी आता है सर्वराजोच्छेता, यानी कि इन्होंने बहुत सारे राजाओं को या भारत के या हमारे देश के बहुत सारे राजाओं को हराने के बाद संपूर्ण क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था और उपाधि धारण की थी सर्वराजोच्छेता। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देंगे, ये उपाधि याद होना चाहिए आप लोगों को। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, यानी कि जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रशस्ति मीन्स होता है राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई उक्ति। तो इन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में प्रशस्ति लिखी हुई है। और आपको पता है जो प्रशस्ति है ये कौशाम्बी से लाए गए स्तंभ पे लिखा गया है, जो अशोक का था या जहाँ पे अशोक ने अपने आदेशों को खुदवाया था। लेकिन उस अभिलेख को उसी पे आप देखते हैं जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है और उसे ला करके प्रयाग में रखा था अकबर ने, और इस पर जहांगीर और बीरबल का भी लेख मिलता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान देंगे। आगे है B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये भी एग्जाम में आया है कि किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ ने। क्यों कहा था, तो नेपोलियन के युद्धों को देखते हुए, यानी कि लगातार वो युद्ध कर रहे थे, लगातार वो विजय कर रहे थे, यानी कि अनवरत ये युद्ध ही करते रहे और पूरे भारत को विजित ही करते रहे, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है, B.A. स्मिथ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। समुद्रगुप्त ने जो भी आक्रमण किए या जो भी क्षेत्रों को जीता उसको लगभग आप देखेंगे चार चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया, यानी कि जो प्रथम चरण है उस चरण में उन्होंने गंगा यमुना क्षेत्र को जीता तथा कुछ अन्य राज्यों को भी जीता, यानी कि ऊपर के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के राज्यों का विजय उन्होंने किया वो प्रथम चरण में किया था, क्योंकि इनके जो राजवंश का उदय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हुआ था। तो यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को जीत करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसे प्रथम चरण में रखा जाता है। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया है, द्वितीय चरण में इन्होंने पूर्वी हिमालयी राज्य तथा सीमावर्ती राज्यों को जीता, यानी कि दूसरे चरण में इन्होंने जो पूर्वी हिमालयी राज्य है उन क्षेत्रों में आक्रमण किया और उसके जो सीमावर्ती उस समय के राजा थे, देश थे, उन सबको इन्होंने हराया था और हरा करके अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। जो आप देखेंगे तृतीय चरण है, तृतीय चरण में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आठवीं राज्यों को जीता। आठवीं में जंगली, आठवीं में जंगल होता है, आठवीं में जंगली राज्य। आपको पता है पहले के जमाने में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जंगल बहुत ज़्यादा थे। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र जंगलों से भरा था और इनमें जंगली जनजातियाँ रहती थी, जो कि आने जाने के टाइम में लोगों को, मुसाफिरों को लूट लिया करते थे या आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके अराजकता फैलाते थे। तो इन्होंने क्या किया है, तृतीय चरण में इन्हीं लोगों को हराया है या इन्हीं लोगों को पकड़ करके बंदी बना करके अपने साम्राज्य में सेवक के रूप में रखा था। तो ये हो गया तृतीय चरण। चतुर्थ चरण में देखेंगे बच्चों, इन्होंने भारत के दक्षिण में अभियान किया, यानी कि दक्षिणी क्षेत्रों पर अभियान किया
और दक्षिण के राज्यों को जीता। और इसको इन्होंने धर्म विजय का जो है एक तरीके से कहेंगे संबोधित किया कि ये धर्म विजय है। और दक्षिण के राज्यों को जीतने के बाद उन पर 3 तरह के नियम लागू किए। कौन कौन से हैं? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण मीन्स होता है कि राज्य को हराने के बाद पूरी तरह से उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना, यानी कि उसके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देना। और मोक्ष मीन्स होता है कि किसी राज्य को हराने के बाद उससे धन संपत्ति लेकर के उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद उसको छोड़ देना। और अनुग्रह का मतलब होता है कि अगर कोई राजा हार जाता है और हारने के बाद वो आकर के समुद्रगुप्त के सामने अनुग्रह करता है, अनुनय विनय करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जो है छोड़ दीजिए, कि हमारे साम्राज्य को छोड़ दीजिए, आप जो भी कहेंगे जैसे कहेंगे हम वैसे ही आपके लिए काम करेंगे। तो वहाँ पे जो समुद्रगुप्त है ऐसे राजाओं को उनका राज्य वापस कर देते थे। तो उन्होंने 3 तरह के नियम लगाए थे, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह का। और इन तीनों नियमों को जो है फॉलो करवाया था उस समय के राजाओं से। तो आप देखिए उत्तर के क्षेत्रों में इन्होंने लगभग 9 राजाओं को हरा करके अपने साम्राज्य के क्षेत्र को मिलाया था। और दक्षिण के 12 राजाओं को या 12 साम्राज्यों को हराया था इन्होंने और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इम्पोर्टेंट बच्चों, वही मैंने यहाँ लिखा है कि 9 नॉर्थ में और जो 12 है वो साउथ में ऐसे राज्य थे जिसको जो समुद्रगुप्त है उन्होंने जीता था और साम्राज्य में मिलाया था। तो इम्पोर्टेंट है कि जो देशी दक्षिण के राज्य उनके ऊपर ये 3 तरह के उन्होंने नियम या रूल लगा करके हराया था। आगे है कोसल शासक, वो शासक जिनको उन्होंने हराया था। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, राज्यों का नाम लिखा है, चूंकि एग्जाम में आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कोसल राज्य पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ के शासक महेंद्र थे। इसके अलावा अमुक्त का शासक, यानी कि अमुक्त भी एक साम्राज्य था उस समय और उसका जो शासक था वो नीलराज था। इसके अलावा पृष्ठपुरी शासक, यानी कि पृष्ठपुरी भी उस समय एक क्षेत्रीय शासक था और उसके जो राजा थे वो महेंद्र थे। इसके अलावा बेगी साम्राज्य था, बेगी के जो राजा थे वो हस्तिवर्मा थे। और पुरुषपुर एक साम्राज्य था, उसके राजा धनंजय थे। और कौशल, ये कौशल है और ये कौशल है। कौशल शासक भंडराज थे। महाकांता के जो राजा थे देवराज थे। और पालवक के राजा उग्रसेन थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा और राज्य हैं, इसी में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच करने के लिए, तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा विचारना। आगे बच्चों, विदेशी राज्यों ने 3 प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। आप देख सकते हैं देशी राज्यों के ऊपर भी उन्होंने 3 तरह के नियम लगाए, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। और विदेशी राज्यों के ऊपर भी उन्होंने 3 तरह के नियम लगाए हैं, वो 3 तरह से उनकी अधीनता स्वीकार कर सकते हैं। पहला है आत्मनिवेदन, यानी कि दरबार में स्वयं उपहार सहित हाजिर होना, यानी कि जिसको भी विदेशी राज्य को हराते थे अगर वहाँ का राजा उपहार के साथ उनके दरबार में हाजिर होता था और उनके सामने नतमस्तक होता था, यानी कि सिजदा पायगोश जो भी करना होता था वो करता था, उनको गिफ्ट उपहार देता था, तो ऐसे राज्यों को वो आत्मनिवेदन के आधार पे माफ कर देते थे, यानी कि टाइम टाइम पे उन्हें उपहार लेकर के राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता था और राजा के सामने एक तरीके से कहीं दिखाना होता था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार किए हैं। दूसरे हैं कन्योपायन, यानी कि ऐसे राजा जो अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से कर देते थे और उनकी रिश्तेदारी को कबूल कर लेते थे या उनसे मित्रता स्थापित कर लेते थे, ऐसे विदेशियों को भी वो माफ कर देते थे। तो दूसरा जो है वो कन्योपायन है। तीसरा है गुप्तम दत्ति, यानी कि गुप्त की गरुड़ अंकित मुद्राएं अपने देश में चलाना, यानी कि आप अपने यहाँ कोई राज की मुद्रा नहीं चलाएंगे, यानी कि आप स्वायत्त नहीं है और आपको अपने देश में गुप्तों का जो गरुड़ अंकित मुद्रा है उसी को चलाना है, यानी कि आप गुप्तों की अधीनता को स्वीकार करते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी अगर फॉलो करता है तो जो समुद्रगुप्त है उसके साम्राज्य पे आक्रमण नहीं करते हैं और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे दंडित करते हैं। तो ये 3 नियम उन्होंने विदेशियों के लिए लगाए और ये 3 नियम उन्होंने देशी राज्यों के लिए लगाए जो दक्षिण के थे। आगे दूसरे जो राजा हैं, यानी कि तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कैसे रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त के शासक बने थे और उन्होंने क्यों हत्या की थी कहानी में पहले समझा चुकी हूँ। आगे है विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम हर्षचरित काव्य मीमांसा, यानी कि ये कुछ ग्रंथ हैं। पहला है देवी चंद्रगुप्तम
देना। इसके अलावा इन्होंने और भी उपाधियाँ ली हैं, विक्रमादित्य, परम भागवत। इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान दें, एग्जाम में आया है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने लिया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। और शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने ये उपाधि धारण किया था, इम्पोर्टेंट है। और परम भागवत यानी कि जो गुप्त है अपने सत्ता को ईश्वरीय मानते हैं, तो इन्होंने परम भागवत की उपाधि ली थी। तो देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये सारी उपाधियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। सबसे ज़्यादा उपाधियाँ इन्होंने लिया है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे है इनका जो विवाह है, ये नागवंशीय जो रानी है या राजकुमारी है कुबेर नागा से हुआ था। और इन्हीं की पुत्री है प्रभावती गुप्त, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और 30 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके अल्पवयस्क पुत्र को लेकर के ये साम्राज्य का देखभाल करते हैं। आगे है इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब राजवंश में किया था। और ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे थे, राजनीतिक सहयोग के लिए, यानी कि अपना विवाह उन्होंने नागवंश में किया, आपने देखा कुबेर नागा से। पुत्री का विवाह उन्होंने वाकाटक राजवंश में रुद्रसेन द्वितीय से किया। और पुत्र का विवाह इन्होंने कदम्ब वंश में किया, यानी कि सभी आसपास के जो शक्तिशाली पड़ोसी राज्य थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कोशिश किया इन्होंने। बिना युद्ध किए ही सबको अपने अधीन लाने का प्रयास किया। और इन सब की मदद ली शकों को हराने के लिए, या अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, या अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। तो ये काफ़ी माइंडेड शासक थे, या इन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया यहाँ पे। आगे है इन्होंने मालवा के शकों का विनाश किया था। उस समय जो शक शासक थे वो रुद्रसेन द्वितीय थे, ध्यान देंगे ये रुद्रसेन द्वितीय है। और ये रुद्रसेन तृतीय थे जिनको हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये शक शासक थे, मालवा क्षेत्र में शासन करते थे। इनको हराने के बाद इनको मार देते हैं और जो मालवा है वहाँ से शकों को समाप्त कर देते हैं। और उसी उपलक्ष्य में चांदी का जो है व्याग्राम की सिक्का इन्होंने चलाया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे ये सारी चीजें। आगे है मेहरौली स्तंभ में चंद्र नामक शासक की चर्चा मिलती है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। जो मेहरौली स्तंभ है, यानी कि जो कुतुब मीनार है उसके पास या उसके प्रांगण में एक लोहे का स्तंभ लगा है। और उस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। अपने आप में अद्भुत है ये, उस पर काफ़ी लोगों ने स्टडी भी किया और बहुत सारे उसके बारे में लोगों ने रिजल्ट भी दिए, लेकिन अपने आप में अद्भुत है वो स्तंभ, आज तक उसमें जंग नहीं लगे। तो माना जाता है कि वो जो स्तंभ है मेहरौली में या कुतुब मीनार के प्रांगण में, वो एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगाया है, क्योंकि उस पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है। आगे बच्चों, इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नवरत्न यानी कि जो शासक हैं, देखेंगे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, लेकिन उसके पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, जिसमें नवरत्नों का नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। कालिदास थे, काफ़ी बेहद पर्सनालिटी हैं, ये साहित्यकार थे, नाटककार थे, इन्होंने बहुत सारे काव्य जो है महाकाव्य इन सब की रचना की है। दूसरे जो है वो बेताल खट्ट थे, जो कि एक जादूगर थे। तीसरे जो है ये धन्वंतरी थे, जो कि चिकित्सक थे। चौथे जो है ये शंख थे, और शंख जो है वो वास्तुकार थे, यानी कि जो वास्तु कला के बारे में जानकारी रखते हैं। और बराहमीर थे, बराहमीर जो है खगोल विज्ञानी थे। छपड़क थे, और ये ज्योतिष थे, यानी कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते थे। वररुचि थे, जो कि व्याकरणाचार्य थे, यानी कि व्याकरण के आचार्य थे, इन्हें व्याकरण की जानकारी थी। इसके अलावा घटकर्पण थे, और ये कूटनीतिज्ञ थे, यानी कि जो है राजा को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये नए नए सवाल किया करते थे। इसके अलावा जो नौवे हैं ये आप देखेंगे बराहमिहिर है, और जो बराहमिहिर है नौवे जो है ये अमर सिंह है, और अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश। तो ये सारे जो है लोग, यानी कि नवरत्न है, 9 लोग हैं जो अलग अलग खंड की जानकारी रखने वाले हैं, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे बढ़े, जो चौथा शासक है वो कुमारगुप्त है, महत्वपूर्ण शासक हैं। इनका जो शासनकाल है ये 412 से लेकर के 454 ईस्वी तक है। तो सारे राजाओं का शासनकाल भी देख लीजिएगा। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, और इनकी माता का नाम कुमार
जो वर्णन है ये मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने किया था। इम्पोर्टेंट है, ये कुमारगुप्त वत्स भट्टी ने इनका जो है मंदसौर अभिलेख लिखा है और उसी से इनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और वेरी इम्पोर्टेंट, इन्होंने नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी या उसके संस्थापक हैं। और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे, बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए थे और इन्हीं के शासनकाल में एक बहुत बड़ा सिक्कों का ढेर मिला है जो कि बयाना राजस्थान में है। तो ये सारी चीज़ें कुमारगुप्त से संबंधित हैं। आगे बच्चों, और स्कंदगुप्त जो नए राजा हैं या नेक्स्ट राजा हैं स्कंदगुप्त हैं, इनका शासनकाल 454 से 467 ईस्वी है। और इन्होंने जो उपाधि धारण की है वो सकरादित्य की उपाधि धारण की है और क्यों धारण किया है, तो घोड़ों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। घोड़ों का प्रथम आक्रमण किसी के शासनकाल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया बार बार कि घोड़ों का प्रथम बार किस राजा के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, तो स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था। इसको ध्यान देंगे। आगे है जो है उस समय जो आक्रमण किए थे वो जो शासक थे वो कुशनमाज थे, यानी कि स्कंदगुप्त ने जिस शासक को हराया था वो कुशनमाज थे और कुशनमाज जो है ये मूल शासक है। आगे सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था इनके शासनकाल में वो कर्णदत्त था और इसी का बेटा था जो चक्रपाली, ये गिरनार का प्रशासक था। इम्पोर्टेंट है, यही लोग जो है सुदर्शनशील का पुनरुद्धार कराते हैं। तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और शासक हैं, बुद्धगुप्त हैं, इनकी माता का नाम महादेवी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा नरसिंहगुप्त हैं नेक्स्ट राजा और इनके शासनकाल में मिहिरपुर का आक्रमण हुआ था जो कि एक शक राजा है और इन्होंने भी उसको हराया था। तो आप देखेंगे शकों में भी इनके नाम याद होने चाहिए। कुशनमाज का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है, मिहिरपुर का आक्रमण नरसिंहगुप्त के शासनकाल में हुआ है और इन्होंने भी उनको हराया था। नेक्स्ट जो राजा है वो भानुगुप्त हैं और इनके शासनकाल 1510 का एक केरल अभिलेख मिला है जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें के जो सेनापति थे गोपराज, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सती हो जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल से संबंधित है और इसमें सबसे पहले या प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट राजा है वो विष्णुगुप्त है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, गुप्तों ने ही सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे और इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख, यानी कि जो कुमारगुप्त हैं, आप देखेंगे कुमारगुप्त के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख भी मिले हैं और इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सिक्के भी चलाए गए हैं और इन्हीं के शासनकाल का मुद्राओं का एक ढेर बयाना राजस्थान से मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान देंगे। ये गुप्त जो राजा हैं कुमारगुप्त प्रथम, उनसे संबंधित पॉइंट्स हैं। ये जो कुशनमाज है ये पहले शक राजा है, पहले गूढ़ राजा हैं। दूसरे जो गूढ़ राजा हैं वो तोरमाड़ हैं और तीसरे जो गूढ़ राजा हैं ये मिहिरपुर हैं। तो कभी अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए कि जो गूढ़ राजा हैं उनका सीक्वेंस बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कुशनमाज, तोरमाड़ और सबसे लास्ट में है मिहिरपुर। ये सबसे शक्तिशाली राजाओं में है जो कि गूढ़ राजा थे, तो इनको ध्यान देंगे बच्चों। लास्ट पॉइंट जो है, सबसे अधिक सोने के सिक्के जो हैं वो गुप्त राजाओं ने चलाए थे और उनमें सबसे ज़्यादा जो सोने का या सबसे ज़्यादा जो सिक्का चलाया था वो कुमारगुप्त ने चलाया था। तो आई होप आज की क्लास समझ में आएगी आप लोगों को। तथ्य बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं और आएंगे भी, तो इसलिए इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, इसी साम्राज्य में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए रहने